हेलो बच्चों। तो आज का दिन है हमारा यूपी बोर्ड के लिए और आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है। और ये है 2025 का कोड है 346JT। यूपी बोर्ड 346JT। ये आपके सेट का नंबर है। पहला जो क्वेश्चन है MCQ वाला, यानी कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो क है वो दिया हुआ है। दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो पहले का क्या क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि विद्युत बल यानी कि हवा में, वायु में दिया हुआ नहीं है कि किस किस माध्यम में रखा हुआ, तो कितना न्यूटन है, 80 न्यूटन है। किसी माध्यम में रखेंगे तो ये 8 न्यूटन रह जाता है। और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, परावैद्युतांक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, FA/FM इज इक्वल टू के। FA 80 न्यूटन, FM 8 न्यूटन इज इक्वल टू के। एंड के से हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 8 10 80, तो के की वैल्यू होगी 10। और इसका ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड ऑप्शन इसका 10 दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन है। नाभिक चैप्टर का नाम है और इसमें दिया गया एक हीलियम से ख क्वेश्चन जो है, पहले का ख दिया हुआ है हीलियम 2He4 और प्लस नाइट्रोजन 7N14 और ये मिलके बना रहे हैं ऑक्सीजन का एक समस्थानिक 8O17 और प्लस दिया हुआ है X। तो इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, जो इनके परमाणु क्रमांक हैं दोनों तरफ के वो समान होने चाहिए, जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होनी चाहिए। तो परमाणु क्रमांक इधर कितना हुआ, 2 प्लस यहाँ हमने मान लिया कि X है और यहाँ हमने Y मान लिया। तो अगर परमाणु क्रमांक की तुलना करें तो 2 + 7 इज इक्वल टू 8 + X। तो यहाँ से हुआ 8 + X इज इक्वल टू 9 एंड X इज इक्वल टू 9 - 8, X इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि X पे यहाँ 1 आ गया। उसके बाद अब द्रव्यमान संख्या 4 + 14 इज इक्वल टू 17 + Y एंड Y इज इक्वल टू, इसे इधर लेकर गए 14 4 18 18 - 17 दैट विल ऑल्सो 1। तो ये भी हमारी कितनी होगी, एक ही होगी, यानी कि X की वैल्यू भी 1 और Y की वैल्यू भी 1 1 1। ऐसा कौन सा नंबर है जो ये हो सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है। तो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, ये 1H1 हो सकता है। वो 1H1 को हम क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं प्रोटॉन। और इसका जो आंसर है वो फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस। ये परमाणु चैप्टर से है। हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। कोणीय संवेग में अंतर, 2 उत्तरोत्तर कक्षा, मान लीजिए कि एक दूसरी कक्षा है और एक तीसरी कक्षा है, ये उत्तरोत्तर कक्षा होंगी। n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, ये भी उत्तरोत्तर कक्षा होंगी। तो हम अगर निकालने लगे कोणीय संवेग, तो पहली कक्षा का जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा, यानी कि nवीं कक्षा का क्या होगा, NH/2π। अगर हम पहली कक्षा का निकालने लगे तो H/2π। दूसरी कक्षा का निकालने तो कितना, n की जगह 2 पुट करेंगे, 2H/2
2 पाई, और दो उत्तरोत्तर कक्षाओं के अंतर L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई माइनस h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई हमने कॉमन लिया, यहाँ 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 की h में मल्टीप्लाई तो h अपॉन 2 पाई, ये होगा इसका आंसर। और इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, घ दिया हुआ है, पहले का घ, ये पहले का घ था, तो इसमें दिया हुआ है अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। तो ये हमारा नाभिक, ये परमाणु अल्फा कण यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से प्रकीर्णित हो रहे हैं ऐसे, तो इनके प्रकीर्णन होने का जो बल है वो कौन सा बल होगा, क्योंकि यहाँ हमारा धनावेश है, अल्फा कण भी हमारा धनावेशित कण होगा, अल्फा प्लस और प्लस के बीच में क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा, और वैद्युत बल क्या होगा, कूलामीय नियम, कूलामीय बल। तो यहाँ ऑप्शन है इसका सही कूलामीय बल। क्यों है कूलामीय बल, क्योंकि कूलाम ने ही बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, वैद्युत बल, और उस वैद्युत बल को हम क्या कहेंगे, कूलामीय बल। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इसका फर्स्ट का ही अणय, और इसके फर्स्ट के अणय में हम देखते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी इस विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण का आवर्ती प्रास हमको देखना है कि इसका आवर्ती प्रास होगा कितना। तो इसके आवर्ती प्रास होगा हमारा पराबैंगनी के लिए थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा पराबैंगनी के लिए थर्ड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन है 3 गुना 10 की पावर 14 से लेकर के 3 गुना 10 की पावर 16 हर्ट्ज। चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है, इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है, प्रतिबिंब का व्यास पूछ रहा है कि कितना होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, और मान लीजिए कि ये क्या है, सूर्य, यहां एक लेंस रखा हुआ है, यहां एक लेंस रखा हुआ है जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, और यहां से ये सूर्य की त्रिज्या, ये सूर्य की दूरी, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, एक प्रकाश किरण ये आ जाएगी, और मान लीजिए कि यहां सूर्य का प्रतिबिंब बना है कुछ इस तरीके से, इस तरह से कुछ सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा, और ये सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये एक कोण बनेगा थीटा, और ये भी एक कोण बनेगा थीटा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहां जो बनेगा ये फोकस पे बनेगा, और ये मान लिया हमने कि डी डैश है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो त्रिभुज दोनों क्या हो गए हमारे, समरूप। तो समरूप होंगे, तो ये भुजा बटे ये भुजा, यानी कि R अपॉन डी इज इक्वल टू R डैश, लो इसे R डैश अपॉन F, एंड R डैश इज इक्वल टू R अपॉन D इंटू F, या उसके अलावा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, 2R डैश इज इक्वल टू 2R F अपॉन D। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसे हमने व्यास बना लिया, ये व्यास बना, तो इसे लिखा हमने D डैश, दैट विल बी इक्वल टू 2, रेडियस होगी इसकी 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर जो रेडियस ऑफ सन, यानी कि सूरज की, और ये दूरी कितनी होगी, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो लगभग 0.46 सेंटीमीटर आता है।
इसके अप्रोक्सीमेट जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन दे रखा है 0.43 सेंटीमीटर, जबकि ये आता है, ये थोड़ा बहुत इसमें लेने में दिक्कत हो रही होगी, कहीं रेडियस इसकी कम ली होगी और ये डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा ली होगी, तो इसी वजह से इसका डायमीटर क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और ये आंसर होगा कितना, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसके नज़दीक सबसे क्या है 0.43 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, एमसीक्यू वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका खंड बै, खंड बै। तो खंड बै का जो पहला क्वेश्चन है, तू कै, दो कै में क्या दिया हुआ है, दे दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए, गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, लेकिन फिर भी लैम्डा इज इक्वल टू दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य H अपॉन P, और P क्या है यहाँ संवेग, और संवेग जो होगा, संवेग P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, और k क्या होगी यहाँ गतिज ऊर्जा। तो लैम्डा इज इक्वल टू दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन 2mk अंडर रूट में, जहां लैम्डा तरंग दैर्घ्य, H क्या है प्लांक नियतांक, इंग्लिश का ही प्लांक नियतांक, m कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, और k होगी यहां गतिज ऊर्जा। इसी का ख क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का ख, और ख में क्या है, सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्णांतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण A का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। यानी कि हमें क्या लगाना है यहां, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगाना है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कोई भी प्रिज्म है तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1/n, यानी कि 1/n। और 1/n क्यों होगा, क्योंकि जो प्रकाश है वो कहाँ जा रहा है, सघन से विरल में, सघन से विरल जा रहा है, इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1/n। और आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 90 डिग्री, तो साइन 90 साइन आई इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90 रख ही लो, साइन 90 और 1/n साइन आई, क्योंकि साइन 90 विल बी 1, साइन 90 कितना होगा हमारा 1, साइन आई इज इक्वल टू 1/n, या आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, यानी कि जो आपतन कोण है ये हमारा क्रांतिक कोण बनेगा, ये क्रांतिक कोण बनेगा, और इस क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपतन कोण आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई सी, आपतन कोण के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। और वो कितना आया आई सी हमारा, साइन इनवर्स 1/n। नेक्स्ट, समान लंबाई के
दूसरे का ग। समान लंबाई के दो तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। समान लंबाई के हैं और तांबे के हैं, यानी कि पदार्थ भी समान है, तो दूसरे का ग। क्वेश्चन नंबर है 2 ग। माना तांबे की प्रतिरोधकता रो और तार की हमने लंबाई मान ली L, तो और व्यास कितना, व्यास है D1 बराबर D1 अनुपात D2, अनुपात D2 कितना दिया हुआ अनुपात, व्यासों में अनुपात है इसके 2:1, 2:1, तो प्रतिरोधों में अनुपात पूछ रहा है, यानी कि ये किसके बराबर होगी 2R1 अनुपात 2R2 इज इक्वल टू 2:1 और R1 अनुपात R2 बराबर किसके 2:1 के। तो R1/R2 यहाँ पूछा है, तो R1 कितना रो L अपॉन A1 अपॉन रो L अपॉन A2, क्योंकि प्रतिरोधकता और लंबाई दोनों की समान है लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है। रो L से रो L कैंसिल हुआ, A2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से बन करके आएगा R1/R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 और A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। R1/R2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई से हमारा पाई कैंसिल और ये बनेगा R2/R1 का होल स्क्वायर। R1/R2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से R1/R2 की वैल्यू है 2/1 और R2/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी कि यहाँ से R1/R2 2:1 है, तो R1/R2 बनेगा हमारा 2/1 या R2/R1 बनेगा हमारा 1/2। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि R1/R2 बराबर 1/4 या R1/R2 बराबर 1/4, ये आ जाएगा इनका अनुपात। दूसरे का ग था ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है घ, दूसरे का घ, दूसरे का घ, और यहां हमको बताना है क्या, देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य, ये देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की पृष्ठ से, जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उस धातु की, उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यानी कि कोई हमारी धातु पृष्ठ है, इस धातु पृष्ठ पे हमने क्या किया, कोई प्रकाश आपतित किया, आपतित प्रकाश की क्या होगी तरंग दैर्घ्य लैम्डा, ये अधिकतम होनी चाहिए ताकि इससे ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। तो इसी को हम क्या बोल लेंगे, यानी कि जो ये वाली प्रकाश किरण है, इस प्रकाश में फोटोन होंगे और उस प्रकाश की आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा,
ये कितनी होनी चाहिए, देहली तरंग दैर्ध्य के बराबर। उसे प्रदर्शित किससे करेंगे, लैम्डा नॉट से, लैम्डा नॉट। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, एक चित्र दिया हुआ है, निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, अर्धवर्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। नंबर 1 यदि एल लंबाई के सीधे तार के कारण, नंबर 2 त्रिज्या आर के अर्धवर्त के कारण। तो भैया चित्र दिया हुआ है कुछ ऐसा, एक ही अर्धवर्त बनाया हुआ है और ये यहां धारा आई प्रवाहित हो रही है, यहां हमें ओ पर कैलकुलेट करना है, कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है चित्र। और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, आर, और ये धारा बह रही है आई, यहां भी धारा बह रही है आई, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसमें दो जगह बताओ कि एक तार के कारण। अब यहां तार के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तार के कारण, क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालने लगे तार के कारण, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। और पहली बात तो लंबाई अनंत है, चलो अनंत लंबाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ क्या है कि आई धारा की दिशा और जो करंट एलिमेंट धारा अवयव दोनों की दिशा क्या होगी, सेम। तो थीटा कितना 0 और थीटा 0, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना 0, तो तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा 0। दूसरा अर्धवर्त दिया हुआ है, अर्धवर्त के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कितना होगा, B इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू बी, एंड B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r, एंड थीटा इज इक्वल टू 180, अर्धवर्त के लिए 180, देन B डैश इज इक्वल टू 180 अपॉन 360 डिग्री, एंड B म्यू नोट आई स्मॉल आई अपॉन 2r 1/2, देन B डैश इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 2 ये बचेगा, 2 2 जा 4, म्यू नोट आई अपॉन 2r। ये आएगा अर्धवर्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अर्धवर्त के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र और तार के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र, और अगर कुल निकलवाने लगे तो दोनों का जोड़ कर दो तो आ जाएगा हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत, ये क्वेश्चन नंबर था आपका दूसरे का अणे और दूसरे का चय। कला संबंध स्रोत यानी कि कला संबंध स्रोत किसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के कलांतर समय के साथ क्या रहे, नियत रहे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कला संबंध स्रोत। यानी कि दो किरणें हमारी चली, ये एक किरण ये चली, यहां से लेके चलते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनके बीच में जो कलांतर है वो कलांतर क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर। जितना ये कलांतर है इतना ही कलांतर यहां भी होना चाहिए, हर जगह कलांतर क्या होना चाहिए हमारा, बराबर। यानी कि दो या दो से अधिक ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें समय के साथ, जिनसे चलने वाली तरंगों के बीच समय के साथ कलांतर, कला में अंतर नियत रहे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, कला संबंध स्रोत। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनकी विशेषता लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे पिछले सेट में भी हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई परिपथ खंड से, ये है खंड से और खंड से में है तीसरे का कै, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होंगी आखिर। अगर किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति के दोलन, उच्च आवृत्ति के दोलन कब, वैद्युत क्षेत्र और
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि E और B दोनों हो, और उच्च आवृत्ति से ये बदल रहे हो। अगर वहां कोई आवेशित कण गति करता है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, या कहीं पे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं और वहां पर आवेशित कण क्या करेगा? त्वरित गति, आवेशित कण त्वरित गति। तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा? एक तरंगे उत्पन्न होंगी और उन्हें हम बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यदि किसी परिपथ में वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, या ये कह लो सीधा सीधा कि यदि किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति के दोलन उत्पन्न हो रहे हो या कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उनसे उत्पन्न तरंगों को हम क्या बोलेंगे? जो भी हमारी तरंगे उत्पन्न होंगी उन तरंगों को बोलेंगे हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इनकी विशेषताएं क्या होंगी? सीधी रेखा में चलेंगी, सीधी रेखा। दूसरा, माध्यम की इनको आवश्यकता नहीं होगी, माध्यम की आवश्यकता नहीं। तीसरा, प्रकाश के वेग से चलती हैं, प्रकाश के वेग से चलती हैं। इनमें जो वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र की जो ऊर्जा होगी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटू B स्क्वायर। ये इनमें दोनों तरंगों में क्या होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ये ऊर्जा घनत्व होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में ये ऊर्जा घनत्व होगा। बाकी और भी बहुत सारी हैं, 2 नंबर में, तो इतना ही लिखना, ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरे का ख, और ये है आपका चैप्टर नंबर 12 परमाणु चैप्टर से। किसी उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा यानी कि En की वैल्यू दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, En इज इक्वल टू -13.6 और अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां nवीं कक्षा की जो ऊर्जा है इसने कितनी दी हुई है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू पुट करो, -3.4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम, यहाँ 1 टाइम, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2, यानी कि कक्षा की संख्या कितनी आ गई? 2, और कक्षा की संख्या 2 आई, तो अब हमें निकालना है दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग। ये होगा हमारा NH अपॉन 2 पाई, L2 इज इक्वल टू 2H अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, H की वैल्यू 6.6, 10 टू द पावर -34 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, 22/7। इसे डिवाइड किया 0.3 टाइम कैंसिल होगा, 7 की मल्टीप्लाई ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो L2 होगा हमारा 3 7 21, 2.1, 10 टू द पावर -3, यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग दिया हुआ है, थ्योरेटिकल है। पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे? पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे? तो समतल ध्रुवित प्रकाश है और तीसरे का ग,
समतल ध्रुवित प्रकाश है और समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे, संसूचन या डिटेक्शन के वो समतल ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो पोलराइड लेंगे, एक पोलराइड ये इसकी अक्ष और एक पोलराइड कुछ इस तरीके से जिसकी अक्ष ये होगी। इन दोनों पोलराइड को क्या करेंगे हम, एक पोलराइड को स्थिर रखेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। ये स्थायी रख दिया हमने और इसे घुमाएंगे। इसके घुमाने पर तीन कंडीशंस हमें मिलेंगी। पहली कंडीशन, अगर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो प्रकाश कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा, अध्रुवित प्रकाश। दूसरा, अगर तीव्रता परिवर्तित हो रही है, तीव्रता में परिवर्तन हुआ लेकिन शून्य नहीं हुई, शून्य नहीं, तो कैसा होगा, आंशिक आंशिक ध्रुवित। और तीसरी कंडीशन, अगर एक चक्कर में, यानी घुमाना एक ही चक्कर है, दो भी घुमा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चक्कर में दो बार तीव्रता अधिकतम व दो बार शून्य, ध्यान देना इस चीज पर, दो बार क्या होगी, तीव्रता अधिकतम और दो बार शून्य, तो प्रकाश कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश। तो प्रकाश हमारा कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश। ये तीन पॉइंट हैं, बड़े ध्यान से इन्हें पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। और क्वेश्चन नंबर है तीसरे का, गै प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। नेक्स्ट, तीसरे का घ दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, तीसरे का घ, चैप्टर नंबर 5। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि दिया क्या क्या है, तीसरे का घ, तीसरे का घ दिया हुआ है। तीसरे घ में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर 5 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। उसके अलावा कक्षा की त्रिज्या और फिर दी हुई है उसकी चाल, और चाल क्या होगी, v बराबर 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट दिया हुआ है, पूछा है इसमें चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा हमारा, म्यू ई। चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा इसका, ये होगा EVR अपॉन 2। तो म्यू ई इज इक्वल टू, म्यू ई लिख लो या चुंबकीय आघूर्ण m लिख लो, इसे m भी ले सकते हैं, कितना होगा, E आवेश इलेक्ट्रॉन का, V 2 गुना 10 की पावर 6, R 5 गुना 10 की पावर -11 अपॉन 2। 2 से ये 2 कैंसिल और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 16 5 18, 16 पंजे 80, और ये दशमलव लग जाएगी एक स्थान पे। 10 की पावर कितनी बनेगी, -19 प्लस 6 -11, -19 और 11 -30 प्लस 6 -30 प्लस 6 कितनी बचेंगी, -24। तो
m इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻24 और ये होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या गुण होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो 2 नंबर में क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। खंड से हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट खंड द। खंड द और खंड द का जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है, पिछले सेट में भी कराया था। चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के। बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट। इतने सारे एम हैं तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाएंगे और इसके लिए व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो हमने मान लिया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें 2 प्लेटें होंगी, एक का नाम x, एक का नाम y। और पहली प्लेट को हमने क्या दिया? धनावेश दे दिया। धनावेश देने पर दूसरी प्लेट पे क्या होगा? ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। और ऋणावेश प्रेरित हुआ तो इस प्लेट को हम कहाँ जोड़ देंगे? ग्राउंड कर देंगे, यानी कि अर्थिंग कर देंगे इसकी। और इस पे जो आवेश होगा वो धनावेश होगा और इस पे ऋणावेश होगा। और ये धनावेश और ऋणावेश एक तरह से क्या होंगे? एक समान रूप से वितरित होंगे। और एक समान रूप से जब वितरित होंगे तो एक समान रूप से वितरित होने के बाद अब होगा क्या? इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और यहाँ माइनस सिग्मा। और ये आवेश होने की वजह से क्या होगा? इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर। एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया प्लेटों के बीच में जिसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। और ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। तो हमने क्या मान लिया कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, प्लेटों के बीच की दूरी t। और x प्लेट को प्लस आवेश देने पर क्या होगा? इसमें x प्लेट को धनावेश देने पर जो y प्लेट है, इस y प्लेट पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है और इसे हमने ग्राउंड कर देंगे। और इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। और अब वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हम E कैलकुलेट करेंगे, फिर V कैलकुलेट करेंगे, फिर C कैलकुलेट करेंगे। तो एक फॉर्मूला बन गया EVC। तो सबसे पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था प्लेटों के बीच, अगर 2 चालक प्लेट हैं, बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम और प्लस से माइनस की ओर दिशा इसकी। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? यहां से निकालेंगे वोल्ट, यानी कि विभवांतर। विभवांतर किसके बराबर है? सेकंड चैप्टर में ये भी हमने पढ़ा था। V इज इक्वल टू E और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। V इज इक्वल टू ED। देन V इज इक्वल टू सिग्मा E की वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू d। यहीं से हम सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कि Q अपॉन A पुट कर देंगे। Q अपॉन A पुट करा तो V इज इक्वल टू QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A यहां बनेगा। उसके बाद धारिता का सिंपल फॉर्मूला क्या है? धारिता C इज इक्वल टू आवेश बटे विभवांतर एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हुआ और एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ गया। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आ गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। अगर इसके प्लेटों के बीच में क्या कर दें? एक परावैद्युतांक भर दें, यानी कि पूरे यहाँ एक परावैद्युतांक भर दिया जिसका परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका परावैद्युतांक K हो, तो फिर इसकी धारिता बनेगी C डैश इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और अब इसकी धारिता बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं?
ये भी देखते हैं धारिता बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं। तो धारिता बढ़ाने के तरीके देख लो एक बार। नंबर 1, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरकर, जो प्लेट है अभी भरा था हमने, ये परावैद्युत पदार्थ, ये भर दिया परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद जितना परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरोगे उतनी ही गुना हमारी इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले सी थी और अब कितनी होगी, के इंटू सी। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर, वो घटाकर, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर। तीसरा, प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाकर, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर। तो ये 3 पॉइंट है हमारे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अगर इस धारिता को हमें बढ़ाना है तो के परावैद्युतांक भरना पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, और दूरी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो घटानी पड़ेगी। तो क्षेत्रफल का क्या है, क्षेत्रफल बढ़ाकर। प्लेटों का जितना बड़ा क्षेत्रफल उतना ज्यादा क्या होगा, धारिता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेल की 2 पटरियां आपस में जमीन से पृथक करते हैं। ठीक है, 2 पटरियां रेल, ये क्वेश्चन नंबर है 4 का है। 2 पटरी हैं, रेल की पृथक करते हैं, को कर दी। चलो, 1 मिली वोल्ट मीटर से जुड़ा है, एक बीच में मिली वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, ट्रेन दौड़ रही है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, दे रखी है इसमें चाल v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बदल लेंगे इसे मीटर प्रति सेकंड में, तो ये करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई 18 से 10 बार कैंसिल, और v आया हमारा कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अच्छा, एक ऊर्ध्वाधर ट्रेन जा रही है ऐसे, और ऊर्ध्वाधर यानी कि ये ऐसे, वैद्युत क्षेत्र और सॉरी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, यानी कि ऐसे मान लो ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि सुनो, ट्रेन पटरी पे चलेगी ऐसे, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री। B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.2 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा, और पटरियों के बीच की दूरी, ये दूरी 1 मीटर दे रखी है, L बराबर 1 मीटर। पूछा है इसने वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, V इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। यानी कि एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक चालक है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है थीटा कोण बनाते हुए, तो फॉर्मूला है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 हो गया, तो छोड़ो से, तो V इज इक्वल टू V 50, B 0.2 10 की पावर -4 गुना L कितना 1, और साइन 90, क्योंकि साइन 90 की मान होगा 1, तो ये 1 भी रख दिया। ये 0.2 है, दोनों की मल्टीप्लाई हुई, 50 दूनी 100 यानी कि 10, 50 दूनी 100, देख लो 0.2 0 5 दूनी 10, पॉइंट कितने पे, 1 पे, तो मैंने सीधा लिख दिया इसको 10 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, यानी कि इसकी पावर 1 है, 1 बचा, 10 की पावर -4 + 1 -3, या इसे क्या लिखेंगे, मिली, तो ये बन गया हमारा 1 मिली वोल्ट। तो एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा इस बेचारे का,
1 मिली वोल्ट। ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही, टूट जाएगा तार। अगला भाई चौथा, गे, गे गमला, गे गधा, 4 का गे, तरंगाग्र, तरंगागर है कागर, तरंगाग्र। तरंगाग्र होगा क्या कि हाँ, प्रकाश जो है चलेगा किसमें, किसी माध्यम में चलेगा तो माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। और माध्यम के कण कंपन करते हुए जो समान कला में हैं, जो समान कला में होंगे, माध्यम के जो कण कंपन की समान कला में होंगे और उन पे अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाए, एक कणीय, एक कणीय, एक कणीय, ये कण क्या है, कंपन की समान कला में, इन्हें एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया मिलाने वाला, इसी को हम क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती है तो चलते हुए माध्यम के कण कंपन करते हैं और कंपन करने वाले कण जो भी हैं, जो भी कण कंपन करने वाले समान कला में हैं, उन पे खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र। ठीक है, बड़ी आसान सी परिभाषा थी। आगे भी इसमें दिया हुआ है कुछ छोटा मोटा, कुछ तो दिया हुआ है, कहाँ गया, आई हाई, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इसकी व्याख्या। हम्म 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 तो देखिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक ये हमारा पृष्ठ है और इसको नाम दिया x, x डैश परावर्तन की है, अपवर्तन की है, कौन सा है, परावर्तन की व्याख्या है। तो परावर्तन की व्याख्या है तो परावर्तक पृष्ठ मान लिया, x, x डैश एक परावर्तक पृष्ठ है और इस पर एक समतल तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र कब होगा, जब वो अनंत से चल करके आएगा, अनंत से चल करके आएगा। एक समतल तरंगाग्र इस प्रकार आपतित होता है, ये आपतित हो गया, 2 प्रकाश किरण इसमें मान ली बाउंड्री लाइन पे, और तरंगाग्र क्या होगा हमारा, ये एक तरंगाग्र है, नाम दिया इसको A और इसे नाम दिया B, तरंगाग्र को नाम दिया A और B। अच्छा बना ही ले पहले फिगर, उसके बाद ही मोटा पतला करेंगे। अब होगा क्या दरअसल यहां कि सबसे पहले जो समतल तरंगाग्र है AB, इसका बिंदु A कहां टकराएगा, अपवर्तक पृष्ठ पर टकराया और यहां इसने एक कोण I बनाया, यानी कि आपतन कोण कितना होगा इसका I। और अब A जो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो बिंदु A है ये क्या बनेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत, और यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू करेंगी और उसी चाल से उसी माध्यम में चलना शुरू कर देंगी। ये इस तरीके से यहां से इन्होंने चलना शुरू कर दिया और ये कोण कितना बनेगा, ये कोण भी हमारा I ही होगा, बताएंगे इसे कैसे। ठीक है, ये प्रकाश किरणें चल रही चली गई। उसके बाद A और B के बीच की, A और B इनके बीच की हमारी और भी प्रकाश किरणें होंगी, वो A और A डैश के बीच आती जाएंगी और टकराती जाएंगी, उनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू कर देंगी, जिस वेग से आ रही थी उसी वेग से दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देंगी, माध्यम से एक समान है अभी हमारा। और सबसे लास्ट में B बिंदु जो है वो A डैश से आगे टकराया और टकराने के बाद भाई चला गया। ठीक है, यहां हमारा जो कोण बनेगा ये होगा R। ठीक है, अब B से A डैश तक आने में अगर T समय लगता है, B से
ए डैश तक आने में अगर टी समय लगता है तो चली गई दूरी जो होगी बी ए डैश, और अगर मान लो यहाँ वी वेग से ये प्रकाश किरणें चल रही थी तो बी ए इज इक्वल टू वी इंटू टी। और उतने ही समय में, क्योंकि जैसे ही ए टकराई ये यहाँ पे थी उस समय, और ये जैसे यहाँ टकराएगी ये कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी, तो ए से निकली हुई तरंगिका क्या होगी, ये भी बी ए डैश यानी कि वीटी डिस्टेंस ही कवर कर चुकी होगी। और वीटी डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ पे, यानी कि ये डिस्टेंस देख लीजिए एक बार, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इस तरीके से हमने एक स्फेरिकल गोलीय चाप लगा दिया, और गोलीय चाप लगाने के बाद हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ये मिला दिया। और ए डैश बी डैश ये क्या होगा हमारा, ए डैश बी डैश क्या होगा हमारा परावर्तित तरंगाग्र, और ये कोण कितना होगा आर। अब हमें करना क्या है, कोण प्रूफ करने हैं, यानी कि दो त्रिभुज दिए हुए आए हैं इसमें, और इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है दोनों को सर्वांगसम। तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझना अब, कि यहां से प्रकाश किरण समतल तरंगाग्र आया, ए बिंदु यहां टकराया, ए बिंदु टकराया तो द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बना, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ हो गई। उसके बाद सबसे लास्ट में बी बिंदु ए डैश तक आया, ए डैश तक आने में इसे टी समय लगा, तो इसने चली गई दूरी कितनी होगी, वीटी, ये वीटी दूरी होगी। और उतने ही समय में ए से निकली हुई तरंगिका भी वीटी दूरी ही चल चुकी होगी, तो ये यहाँ से ए को केंद्र मानकर हमने एक गोलीय चाप लगाया ए से निकली हुई तरंगिका पर, और यहाँ हमारा इतने बी डैश पे कट किया, तो ये ए डैश बी डैश क्या बनेगा हमारा परावर्तित तरंगाग्र। अब बात करते हैं इसकी आई कैसे हुआ, ध्यान से समझना, अलग सा करके समझा देते हैं इसको। ये आ रहा है, ये कोण है हमारा आई, ठीक है, यहाँ से ये चला गया, ये कोण अब कितना बचा हमारा, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होंगे लंब, ठीक है भाई। यहाँ पे ये तरंगाग्र हमारा कुछ इस तरीके से आके टकराया था, ये कोण कितना पूरा 90, 90 में से आई घटा तो 90 माइनस आई, ये कोण अब कितना बचेगा, ये 90 माइनस आई, और यहाँ अंदर का कोण अब हमारा कितना बचा है, ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस 90 माइनस आई, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस आई कैंसिल, तो कितना बचेगा, ये कोण होगा हमारा आई। सिमिलरली ऐसे ही हमारा आर भी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ए में। सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे कि भाई ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश, और दोनों बराबर क्यों होंगी, वी टी के बराबर हैं। चलो वी टी के बराबर, अरे लिख ही दो, बोलोगे पता नहीं क्या लिखा है, वी टी के बराबर हैं दोनों ही, यानी कि बी ए डैश एंड ए बी डैश बोथ आर इक्वल टू वी टी। दूसरा कोण ए बी ए डैश इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश ए, दोनों समकोण हैं, दोनों समकोण देख लीजिए कहाँ कहाँ हैं ये दोनों समकोण। एक तो कोण ये रहा ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, दूसरा ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए, दोनों ही कोण क्या होंगे हमारे समकोण हैं और बराबर होंगे, ठीक है, बराबर हो गया। तीसरा भुजा कौन सी, ए ए डैश इज इक्वल टू ए ए डैश, दोनों ही बराबर, इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, दोनों में बराबर है, उसे हम क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो यहां प्रॉपर्टी लगेगी एस ए एस, एस ए एस, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सर्वांग सम हुए, सर्वांग सम हुए, तो सीपीसीडी से क्या आ जाएगा, कोण, कोण बी ए ए डैश बराबर कोण
ए डैश बी, यानी कि ये आई और ये आर, ये परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम प्रूफ हो गया। पहला नियम तो तुम्हें दिख ही रहा है साफ साफ, आपतित प्रकाश किरणें उनके अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरणें एक ही तल x और x डैश में हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया दूसरा परावर्तन की व्याख्या। नेक्स्ट, पीएन संधि डायोड का अग्र घ क्वेश्चन है, 4 का घ, 4 का घ, यानी कि जिसे तुम समझते हो कि थ्योरेटिकल है चैप्टर, उसका न्यूमेरिकल है। एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध, अग्र अभिनति में प्रतिरोध यानी कि आर एफ, फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो 25 ओम, 25 ओम। अग्र अभिनति में वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाएगी, धारा में परिवर्तन, ये पूछ रहा है डेल्टा वी में कितना परिवर्तन कर दिया जाए कि धारा में जो परिवर्तन है वो कितना आ जाए हमारा 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 गुना 10 की पावर -3 एम्पियर का चेंज आ जाए। और जो आर एफ होगा यानी कि आर एफ बराबर किसके होगा हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई के बराबर, और डेल्टा वी तो राजा है आर एफ इंटू डेल्टा आई। आर एफ है हमारा 25, ये है हमारा 2 गुना 10 की पावर -3, 25 दूनी 50, 50 10 की पावर -3 वोल्ट हो गया, और ये आ गया 50 10 की पावर -3, थोड़ी देर पहले भी हमने कहीं लिखा था, इसे लिखेंगे मिली, और ये हो गया वोल्ट, यानी कि जो परिवर्तन है विभवांतर में वो कितना करना पड़ेगा, 50 मिली वोल्ट का परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न बड़ा ही अगला प्रश्न है, अच्छा, वाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है, यानी कि अगर परिपथ में बहने वाली धारा में कोई भी ऊर्जा अक्षय ना हो तो उस समय बहने वाली, यानी कोई परिपथ है, परिपथ भी हमारा कैसा, जब हमारे कोई परिपथ है उसमें एल सी या एल सी अगर किसी परिपथ में जुड़ा हुआ है और इसी परिपथ में ऊर्जा अक्षय, ऊर्जा 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 एनर्जी, एनर्जी अक्षय यानी कि कितना होना हो जाए हमारा 0, यानी कि कोई ऐसा परिपथ जिसमें एल या आर एल या सी जुड़े हुए हों, तो उस समय अगर ऊर्जा अक्षय हमारा 0 है तो उसमें बहने वाली धारा को हम क्या बोल लेंगे, वाटहीन धारा। नेक्स्ट 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 इसी में का ही पार्ट है, 15 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र, हाय हाय हाय, ये कौन सा प्रश्न था हमारा, 4 का अणे डे भी बोलते हैं कुछ तो वाटहीन धारा से अभिप्राय आपने समझ लिया कि यानी कि कोई ऐसा परिपथ जिसमें या ये कह लो कि भाई इसकी प्रतिबाधा 0 हो जाए एक तरीके से, या ये कह लो कि एक परिपथ जिसमें कोई भी धारा ऊर्जा क्षय ना हो तो उसमें बहने वाली धारा वाटहीन धारा। दिया हुआ है एक संधारित्र है सी, इसकी धारिता 15 माइक्रोफैराड, चलिए 15 माइक्रो यानी कि 10 की पावर -6 फैराड होगी। एक संधारित्र है और 220 वोल्ट, हाय ये 220 वोल्ट, देखिए ध्यान से एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ समझाते हैं आपको कि हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना भैया। अगर कहीं पे आप लोगों को इस तरीके से दिख जाए लिखा हुआ वोल्ट इंटू 50 हर्ट्ज, या खाली दे दी जाए कि 220 वोल्ट, तो हमेशा ये किसका मान होगा, VRMS का मान, ये ध्यान रखना बस। तो यहाँ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दे रखा, तो यानी कि VRMS का मान दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है 50 हर्ट्ज। आज का कैसे बनने लगा है, F बराबर 50 हर्ट्ज, ठीक। AC से जोड़ा गया परिपथ का प्रतिघात तथा प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, यानी कि XC ज्ञात करना हमको तो XC ज्ञात करना है। XC इज इक्वल टू किसके, 1/ω c के, ओमेगा किसके बराबर होगा 2πf के,
तो 1/2πf इंटू सी बना एंड एक्स सी इज इक्वल टू 15 माइक्रोफेड है, 1/2 पाई एफ 50 है, सी 15 गुना, अरे यार 15 10⁻⁻6। चलो एक्स सी बराबर 10⁻6 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻+6 बना, नीचे 50 दूनी 100 और 15 15, तो नीचे बन गया हमारा कितना 50 दूनी 100 और 15 1500 पाई। इसे लिख लो आगे 0 बढ़ा करके 4 5 6 1500 पाई। पाई की वैल्यू बाद में रख लेंगे। 5 से डिवाइड कर दें क्या? 5 से 3 बार डिवाइड, 5 से 2000 बार डिवाइड, तो यानी कि एक्स सी इज इक्वल टू 2000/3 पाई ओम आ गया भैया। अब पाई की वैल्यू लिख के और निकालना चाहो तो निकाल लेना। फिर इसने पूछा IRMS, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC है खाली, तो भाई XC लगाएंगे, तो IRMS कितना, IRMS इज इक्वल टू VRMS कितना 220 अपॉन में कितना 2000 अपॉन में कितना 3 पाई, 0 से तो 0 कैंसिल होगी, 3 पाई को ऊपर लेकर चले गए, यहाँ 11 आ गया, ये कितना आ गया 100 आ गया, है ना। ठीक है, 11 तिया 33 पाई और नीचे आ गया 100। पाई की वैल्यू भी पुट कर दो चाहे, या 0.33 पाई की वैल्यू कर देंगे, छोड़ो हटाओ, पाई एम्पियर। अगर भाई पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रख लो, कभी फिर बोलो 0.33 22/7 22×66 22×66 6 2 7 726, तो ये आ गया 0. आई नहीं यार 0 नहीं आएगा, ये आ गया 22×66.2 पे, यानी कि 7.26 अपॉन 7, 1.7 चौक 28, 0.4 एम्पियर लगभग इतनी आ जाएगी हमारी IRMS। तो ये इतनी बनेगी हमारी 1.04 एम्पियर के आसपास, और इसे भी अगर हम डिवाइड करें तो ये भी आ जाएगा हमारा 22/7, इसकी वैल्यू रखो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लेना एक बार। अगला प्रश्न इसी का हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। 5वें का है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखिए। 5वें का क्या है? 5वें के क्या में क्या दिया हुआ है कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। हमने मान लिया कि भाई ये एक हमारा स्थायी चुंबक है NS, यहाँ एक हमने क्या रख दी, एक आयताकार कुंडली रख दी। अरे ये आयताकार हमने एक कुंडली रखी इस तरीके से, और यहाँ इसे घुमाना चालू करेंगे। यहाँ एक स्लिप रिंग लगा हुआ है, यहाँ हमारा ये दूसरा स्लिप रिंग लगा हुआ है, यहाँ से एक कार्बन ब्रश निकला हुआ है, एक कार्बन ब्रश यहाँ से लिखना हुआ है, और यहाँ हमने एक लोड प्रतिरोध RL लगा दिया। S1, ये S2, ये C1 और ये C2। देखिए A B C एंड D, तो हमने क्या मान लिया इसका सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत क्या होगा कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फैराडे के नियम से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा
तो इसके सिरों पर एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये इसका सिद्धांत है। यानी कि कोई कुंडली, सिद्धांत, कैसी भी कुंडली ले लो, सिद्धांत, कुंडली किसमें रखी, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्या किया, घुमाया। घुमाने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से क्या हुआ, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। और अगर परिपथ बंद है, अगर परिपथ बंद है तो फिर क्या बहेगी हमारी प्रेरित धारा। ये विद्युत धारा जनित्र का, एसी जनित्र का या डीसी जनित्र का क्या होगा हमारा, कोई से का भी लिख सकते हैं, यही होगा सेम। यानी कि किसी कुंडली को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाएं तो इसके घुमाने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली के सिरों पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और यदि परिपथ बंद है तो कुंडली के सिरों पर क्या होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और अगर कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा बहनी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं इसका कार्यविधि। कार्यविधि, कार्यविधि कैसे घुमाना चाह रहे हो, कैसे भी घुमा लो भाई, तुम्हारा मन। वामावर्त यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, दक्षिणावर्त घुमा ले, दक्षिणावर्त घुमाए, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोला जाएगा ये। यानी कि सबसे पहले हम मान करके चल रहे हैं कि एक हमारी कुंडली है, कहाँ रखी हुई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दो हमारे ध्रुव हैं एन और एस, इनके बीच में रखी हुई है। और इनके बीच में रखी हुई है तो इसे दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ये घूर्णन अक्ष है। दक्षिणावर्त घुमाने का मतलब है कैसे घुमाएं, ऐसे, ऐसे, अच्छा ऐसे, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस पे जो बल लगा वो कैसे लगेगा, जब इसे ऐसे घुमाएंगे, देखना ऐसे, तो बीसी पार्ट ऊपर आ रहा है और सीडी पार्ट नीचे जा रहा है। बीसी पार्ट, एबी पार्ट ऊपर आ रहा है और सीडी पार्ट नीचे जा रहा है। तो यानी कि इस पे बल लगा बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, बल लगा बाहर की तरफ और धारा की दिशा अपने आप निकल जाएगी। ये नियम लगा दो इसमें, बल बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र, ये उंगली हमारी पॉइंट आउट, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे तो क्या होगा, एफ बी, और ये धारा की दिशा, यानी कि धारा की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर, धारा की दिशा ऊपर की ओर। ठीक इसी समय इस पे जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि इस पे बल नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ये, तो धारा की दिशा ये, तो इस समय ये, तो यानी कि क्या हुआ, तो अब इसका जैसे हमने घुमाया तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा और जीरो से या अधिकतम से जो भी है, ये ऐसे आधा चक्कर इसने पूरा कर लिया। यानी कि अब क्या हुआ, जब इसने आधा चक्कर पूरा किया, ए बी पार्ट हमारा सी डी की जगह और सी डी पार्ट हमारा ए बी की जगह। अब सी डी पार्ट, अब सी डी पार्ट पे क्या लगेगा, लगातार एक ही दिशा में घुमा रहे हैं, लगातार एक ही दिशा में घुमा रहे हैं तो सी डी पार्ट ऊपर आएगा। सी डी पार्ट में क्या होगा, जो सी डी पार्ट है इसका, यानी कि भाग सी डी है, उसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर और ए बी भाग में नीचे की ओर। तो क्या होगा, अब धारा की दिशा विपरीत। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये कहाँ से मिलेगी, इसमें दो स्लिप रिंग लगे होंगे, एक S1 और एक S2, इनसे क्या जुड़े होंगे, कार्बन ब्रुश जुड़े होंगे और कार्बन ब्रुश से हमें क्या मिलेगी, बाह्य परिपथ में धारा मिल जाएगी। ये इसकी कार्यविधि है एक चक्कर के लिए। और लगातार इसे घुमाते रहेंगे तो, लगातार अगर तुम इसे घुमाओगे तो फिर क्या होगा, ये ऐसे 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 आपकी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करेगा। हे 5 का ख, ये कै था ना, कै था, 5 का ख, 5 का ख, पांच के ख में दिया हुआ है, एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा है। फोकस दूरी एफ है, उत्तल लेंस है, एक वस्तु और पर्दे के बीच रखा है, पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी एक्स है। हाय ये उत्तल लेंस है, ये यहाँ पर्दा है, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे ये वस्तु। चलिए ये दूरी u,
ये दूरी x और प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, पर्दे पे, v। तो यहां से एक चीज निकल करके आती है कि u प्लस v बराबर x, u प्लस v बराबर x। अच्छा, यदि लेंस का आवर्धन m हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना भाई, सिद्ध करना, क्या करना, सिद्ध क्या, f इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो भैया हमने बना लिया कि एक हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, और ये कहाँ रखा हुआ है, एक वस्तु और एक पर्दे के बीच में रखा हुआ है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, x। हमने मान लिया कि लेंस से जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ रखी हुई है, u दूरी पे, और उसका प्रतिबिंब पर्दे बनना है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, v। ठीक है, यानी कि u प्लस v दोनों x के बराबर होंगे। अब आवर्धन m बराबर v अपॉन u, और u को मोड़ ले लो, तो यानी कि v अपॉन u बन गया बस हमारा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आया, mu, ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ, u प्लस v की जगह mu इज इक्वल टू x, और u कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 इज इक्वल टू x, एंड u इज इक्वल टू आया हमारा x अपॉन m प्लस 1। सिमिलरली v इज इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला, mu, m, u की वैल्यू कितनी, x अपॉन m प्लस 1, सो v इज इक्वल टू mx अपॉन m प्लस 1। u और v की वैल्यू आ गई हमारी दोनों, v और u की वैल्यू आ गई। अब लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस सूत्र से, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एफ, क्योंकि वस्तु इधर रखी है। m की वैल्यू, v की वैल्यू है एम एक्स, हटूंगा तो देख लेना, m प्लस 1, v इक्वल टू एम एक्स अपॉन m प्लस 1, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन u, u की वैल्यू है x अपॉन m प्लस 1, x अपॉन m प्लस 1, m प्लस 1 दोनों के ऊपर चले जाएंगे, तीसरे नंबर पे यहाँ पहुँच गया, 1 अपॉन f इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन एम एक्स प्लस m प्लस 1, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बड़ा जूम करके देख लेना, अपॉन x, m प्लस 1 कॉमन ले लिया, वन अपॉन एम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एम प्लस 1 हमने कॉमन लिया है, यहाँ से x प्लस एम एक्स अपॉन x इंटू एम एक्स। कहीं जगह बच रही है क्या, ऊपर बच रही है, यहाँ के बाद यहाँ देखिए, यहाँ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एम प्लस 1 बाहर है, अंदर से कॉमन ले लिया हमने x, अंदर भी कितना बच गया m प्लस 1 इंटू एक्स, अपॉन में कितना x इंटू एम एक्स, x से हमने x कैंसिल कर दिया, और अरे हटाओ, तो ये हमने यही करने की कोशिश करेंगे। अब तो ये आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एम एक्स, या पलट देंगे तो f इज इक्वल टू कितना होगा, एम एक्स अपॉन एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही तो करना था ना प्रूफ, सेम यही प्रूफ करना था ना, देख लीजिए एक बार। तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे, 5 का एक है था, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रकाश जो है जब चलता है तो उसके वैद्युत वेक्टर कंपन करते हैं, तो उनके वैद्युत वेक्टर के जो कंपन हैं
उनके संचरण की दिशा के लंबवत किसी भी एक दिशा में सीमित कर देने की घटना को हम क्या बोल लेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। यानी कि कैसे 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 कैसे, समझ नहीं आया। ये अध्रुवित प्रकाश है, इसके वैद्युत वेक्टर सभी संभव दिशाओं में कंपन करेंगे। अब यहां एक हमने ध्रुवक लगा दिया और इससे अब जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा होना चाहिए, समतल ध्रुवित, यानी कि कंपन जो है वो संचरण की दिशा के लंबवत। संचरण की दिशा के लंबवत कैसे, मतलब कि ये संचरण की दिशा इसके लंबवत ऐसे, इसके लंबवत ऐसे, इसके लंबवत ऐसे लंबवत होने चाहिए। तो इसके लंबवत किसी भी दिशा में, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण। परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि का वर्णन कीजिए। तो क्या करेंगे, हम कांच ले लेंगे। कांच की एक प्लेट ले ली हमने, स्लैब ले ली कांच की, और उस पर हमने प्रकाश आपतित कराया। आपतित होने वाला जो प्रकाश है, अब इसमें केवल एक घटना नहीं होती, कई सारी हमारी घटनाएं होंगी। क्या क्या होगा, ये आपतित किरण यहां हुई, पड़ी, पड़ने के बाद ये परिवर्तित और अपवर्तित दोनों होगी, परिवर्तित और अपवर्तित दोनों होगी। और अगर इस आपतन कोण के मान को हम चेंज करें, आपतन कोण के मान को हम चेंज करें, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो प्रकाश है वो आंशिक रूप से ध्रुवित है। लेकिन अगर इस कोण को हम चेंज करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारी प्रकाश किरणें हैं वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत ये प्रकाश किरणें होंगी, ये वाली, और जो हमारी अपवर्तित हुई है, एक अपवर्तित प्रकाश किरण, ये अपवर्तित प्रकाश किरण, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत। और जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगी तो ये जो प्रकाश होगा हमारा क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। यानी कि ये ऐसे, चाहे इसे ऐसे चला लो, इसे ऐसे चला लो, इसका मतलब है ये ऐसे, और ये तो दिखाई दे रही है ऐसे, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश। एक बार फिर समझ लीजिए कि हम कांच की एक प्लेट ली, उस कांच की एक प्लेट पे जैसे 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 ये घड़ी से हम क्या मारते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि हमने क्या किया कि इस पे प्रकाश आपतित कराया, प्रकाश आपतित करने पर इस पे दो किरणें होंगी, एक परावर्तित किरण होगी, एक अपवर्तित किरण होगी। और जब इस कोण को हम बार बार चेंज करेंगे, बार बार चेंज करने के बाद एक कंडीशन ऐसे आएगी कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री। उस समय क्या होगा, हमारा जो प्रकाश यहाँ प्राप्त होगा वो कैसा होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ग दिया हुआ है, ये था आपका 5 का ग। अब देखते हैं 5वें का घ। 5 का घ, 5 के घ में क्या दिया हुआ है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हमने मान लिया कि एक हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव यानी कि उसमें दो आवेश होंगे, एक प्लस Q होगा और एक माइनस Q होगा। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, मान लिया कि एक हमारा क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो जिसके आवेश प्लस Q और माइनस Q एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो है P। तो इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण कितना होगा, थीटा कोण बनाते हुए PE साइन थीटा। किसी भी समय इस पे जो लगने वाला बल आघूर्ण है वो कितना होगा, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसे बहुत थोड़ा सा, ये इस दिशा में है, इसे बहुत थोड़ा सा कोण हमने घुमा दिया। कितना कोण घुमा दिया, डी थीटा कोण इसे घुमा दिया। तो डी थीटा कोण घुमाने में, जब भी कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, इसे थोड़ा सा कोण डी थीटा घुमाया, डी थीटा कोण घुमाने में बहुत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाया, तो किया गया कार्य भी हमारा बहुत थोड़ा सा होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा, एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसे कार्य यानी कि θ1 से θ2 तक घुमाने में कार्य निकालना है। घुमाने में कार्य निकाल दो भाई, कितना होगा,
तो कितना कार्य होगा यहाँ से यहाँ तक घुमाने में, तो W इज इक्वल टू θ1 से लेकर के θ2 PE साइन थीटा डी थीटा, P और E कांस्टेंट है, तो W इज इक्वल टू PE बाहर आ जाएंगे, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, θ1 टू θ2 और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन कितना होगा, कॉस थीटा, और वो कॉस थीटा भी किसका, माइनस का, तो W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स हैं इसकी, लिमिट्स है यहाँ से θ1 से θ2, माइनस हमने बाहर ले लिया, तो W इज इक्वल टू माइनस PE अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो W इज इक्वल टू होगा हमारा PE कॉस θ1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस कॉस θ2, यह किया गया कार्य, यानी कि उसे घुमाने में किया गया कार्य आ गया। एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी हुई थी, घुमाने में किया गया कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसी का अथवा घय का अथवा, हाय हाय घय, ये था आपका 5 का घय। अब चलेंगे 5 के घय का अथवा, 5 घय और घय का अथवा। अथवा में दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी, 5 गुना 10 की पावर माइनस 11, सेम अभी क्वेश्चन किया था शायद, एम मीटर। कक्षा में 2.2 चाल, 2.2 गुना 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, और समतुल्य धारा का मान पूछा है, समतुल्य धारा, समतुल्य धारा आई पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा, तो क्या बना लेगा, ये धारा लूप बना लेगा, और धारा लूप बनेगा तो यानी कि इसमें कोई धारा बह रही है, और वो कितनी होगी, कितनी होगी, EV अपॉन 2πr। फॉर्मूला कहाँ से आया, एक चक्कर में समय निकाल लो, T बराबर कितना, एक चक्कर में लगा समय कितना होगा हमारा 2πr बटे V, यानी कि एक चक्कर में दूरी और बटे चाल, T आ गया। और आवेश कितना होगा, कितने चक्कर लगाए इसने, N चक्कर लगाए, कितने चक्कर, N चक्कर, तो यहाँ से, और आवेश कितना है Q इज इक्वल टू E, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो यहाँ से होगा हमारा Q की जगह रखेंगे E, T की जगह रखेंगे 2πr, और अपॉन में V कहाँ पहुंचेगा हमारा ऊपर, तो ये आ गया I इज इक्वल टू EV अपॉन 2πr, ये तो आया फॉर्मूला यहाँ से। अब वैल्यू पुट कर दो, I इज इक्वल टू E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, V 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, दो एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, R 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो भैया क्या करें, करेंगे कुछ, 22 से ये कट गया हमारा, कितनी बार, 0.1 बार, 5 दूनी 10, 7 ऊपर पहुंच गया, तो I इज इक्वल टू देखो 1.6 इंटू 0.1 इंटू 7 इंटू इन दोनों पावर्स को एक जगह जोड़ लिया, 10 टू द पावर माइनस 13 अपॉन नीचे कितना 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, सबकी मल्टीप्लाई 16 से 112, एक पे दशमलव, फिर 1 दशमलव, ये 1.12, और 10 की पावर यहाँ से कितनी बचेगी, ये पावर कट कुटा के 10 की पावर माइनस 10 ऊपर लेकर के जाएंगे, तो 10 की पावर 13 माइनस की और प्लस की 10 है, तो कितना बचेगा इतना, तो I बराबर कितना आया 1.12, और 10 की पावर माइनस 3 को मिली, तो ये आ गया मिली एम्पियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उन्हें बाद में देखेंगे किसी और दिन। तो 5वें का अने 5वें गाने दिया हुआ है किरचॉफ का धारा और वोल्टेज संबंधी नियम, धारा संबंधी नियम।
तो ये पहली चीज तो दिश धारा में लगेगा। किस में लगेगा? दिश धारा में। यानी कि किसी दिश धारा परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा? 0। यहाँ I1 करंट आ रही है, I1 करंट आ रही है, I2 I3 मान लो बाहर जा रही है, I4 भी हमारी बाहर जा रही है और I5 वापस आ रही है। तो इस संधि O पर जो मिलने वाली सभी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग कितना होगा? 0। यानी कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 और ये 0 के बराबर, यानी कि समेशन I इज इक्वल टू 0 इसमें दिश धारा परिपथ में। ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? वोल्टता संबंधी नियम। वोल्टता या वैद्युत वाहक बल। इस नियम में क्या होगा? किसी परिपथ में के विभिन्न खंड हैं हमारे। किसी परिपथ के बहुत सारे खंड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए आगे और ले लेते हैं, इसमें भी और जोड़ लेते हैं कुछ थोड़ा सा। इसे E1 मान लिया, यहाँ एक दूसरा प्रतिरोध लगा दिया और यहाँ हमने ये इस तरीके से E2 ले लिया। E1 E2, ये R1, ये R2 और ये R3। यानी कि एक हमारा वैद्युत परिपथ बन गया। और वैद्युत परिपथ में यहाँ धारा कितनी बह रही है? हमारी I1 बह रही है। यहाँ धारा कितनी बह रही है? हमारी I2 बह रही है। और यहाँ जो धारा बहेगी वो कितनी? I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ इस पे क्या लग गया? संधि का नियम, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यहाँ से अगर हम निकालने लगे I1 प्लस I2 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू I4 I3 और प्लस I4, दोनों माइनस की इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि किसी परिपथ के विभिन्न खंडों के, यानी कि ये इसके कोई परिपथ है, इसका एक पाश है, इस पाश का भी ये एक खंड है, ये एक खंड है, एक खंड है, इस तरह से हमारे खंड बनेंगे। किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में लगे प्रतिरोधों तथा उनके संगत बहने वाली धारा, उनके संगत बहने वाली धारा, या उल्टा कर सकते हैं हम कि किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग क्या होगा? परिपथ के किसी पाश में लगे हुए, यानी कि इस पाश की हम बात कर रहे हैं, यानी कि परिपथ का हमने लिया पाश और इस पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? उस पाश में लगे हुए समस्त वैद्युत वाहक बलों के बराबर, यानी कि समेशन E बराबर किसके होगा? समेशन IR के बराबर। या पहले लूप के लिए, लूप नंबर 1 है हमारा, ये लूप नंबर 2 है। लूप 1 के लिए अगर हम यहां से लगाएं नियम तो क्या लगेगा? I1 R1 प्लस दूसरी करंट कितनी जा रही है? I2 प्लस I1 इंटू R2 बराबर E1। पहली समीकरण। लूप 2 के लिए I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 और इंटू R3 हो गई, I2 R3 I1 I2 R3 R2 I2 R3 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 और इज इक्वल टू कितना होगा? E2, यानी कि दूसरे लूप में ही लगा होगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हमारा ये सोल्व हो जाएगा। तो आज हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जो बाकी 4 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो कल कराएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।